गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज़ जेनेटिक्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं जिसमें हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, और इस चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, और टर्मोलॉजी, जो हेरिडिटी की जो टर्मोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कोई भी फादर और मदर होता है, देयर ऑफस्प्रिंग्स शो सम वेरिएशंस और डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ऑल्सो अमंग देमसेल्व्स। ऐसा नहीं होगा कि जो पेरेंट्स बच्चे होंगे वो पेरेंट जैसे ही नज़र आएंगे, कोई ना कोई उनमें डिफरेंस ज़रूर होगा, एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहला हेडिंग ये है, वेरिएशन है। वेरिएशंस का मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, सम वेरिएशंस और डिफरेंसेस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ऑल्सो अमंग देमसेल्व्स सो दैट ईच ऑफ देम हैज़ ओन आइडेंटिटी। सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन डिफरेंसेस को क्या बोल सकते हैं हम, दीज डिफरेंसेस। ठीक है ना। अब ये डिफरेंसेस है, हेयर कलर, आई का कलर, ठीक है ना आपका, हम पढ़ते हैं एयरलूब फ्री है या फिर फ्री एयरलूब है, अटैच्ड है एयरलूब है, ग्रे आइज़ है, ब्राउन आइज़ है, कर्ली हेयर्स, ये सारे वेरिएशंस है, टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है ना। तो दिस डिफरेंसेस बिटवीन यंग वंस, हम क्या कह रहे हैं, दिस डिफरेंसेस बिटवीन यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट, ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है ना, ऑफ द सेम पेरेंट्स और वेरियस इंडिविजुअल्स, क्या कह रहे हैं हम, ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज, स्पीसीज एक ही होनी चाहिए, आर कॉल्ड वेरिएशंस। क्या बोलते हैं इसे हम, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। अंडरस्टूड। क्या बोलते हैं इसे हम, वेरिएशंस बोलते हैं। तो व्हाट इज वेरिएशंस, डिफरेंसेस, दीज डिफरेंसेस अ यंग वन ऑफ द सेम पेरेंट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज आर कॉल्ड डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस कौन से बता दिए मैंने आपको, हेयर का कलर हो गया, आपका आईज का कलर हो गया, ठीक है, इस तरीके का डिफरेंसेस है। फिर आया, हम पढ़ेंगे टर्म, आया दूसरा जेनेटिक्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और इसमें आया टर्म्स जेनेटिक्स। ठीक है ना। ये तो टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने यूज़ किया था बताएंगे, आपको पता होगा, नहीं है तो फिर मैं बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय डब्ल्यू बेटसन in 1905. ठीक है, टर्म जेनेटिक्स वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डब्ल्यू बेटसन इन 1905. नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स, आपको पता होना जेनेटिक्स क्या, इट इज अ स्टडी। इसमें हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स मैंने अभी बताया, ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स, आपके माता पिता से ऑफस्प्रिंग तक, बच्चों तक। ठीक है ना, ठीक है ना। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिखाई दे रहा है आपको ढंग से, स्टडी ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉ, उसके पीछे जो लॉ है, ठीक है ना, रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। ठीक है, इस ट्रांसमिशन के पीछे जो लॉ है उसे भी हम पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इसे, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो फिर आया फादर ऑफ जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल्स। ठीक है ना, ये आना चाहिए आपको। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया है, इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है
जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इनका नाम लिया जाता है, इनके बगैर जेनेटिक्स का अधूरा है, स्टार्टिंग इन्होंने किया था जेनेटिक्स का, ठीक है ना। और सर जॉन ग्रिगोर मेंडल का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है जेनेटिक्स में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस दिए हैं उन्होंने, और इस बेसिस में उन्हें क्या कहा जाता है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं उन्हें? ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अंडरस्टूड? नाउ ये सारे टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वर्ड अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर आप समझ नहीं पाएंगे। नो, व्हाट इज़ हेरिडिटी? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज होगा, हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज अ process. What is heredity? Heredity is a process. Heredity is a process by which क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली, जो हमारे जीन में जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, आर ट्रांसमिटेड। कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है? बताया मैंने भी आपको, इससे पहले बताया, फ्रॉम पेरेंट्स, आपके माता पिता से, टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स आपके जीन में मैंने बताया सारे कैरेक्टर्स हैं, किसके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है? फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो हमने क्या पढ़ा? वेरिएशंस पढ़ा, फिर हमने टर्म जेनेटिक्स किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो पढ़ा, फिर हमने व्हाट इज़ जेनेटिक्स पढ़ा, फिर हमने हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने हेरिडिटी पढ़ा, ठीक है। हमने वेरिएशंस भी पढ़ा था, वेरिएशंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, फिर दोबारा से वेरिएशन यहाँ पर टॉपिक आया है, पर मैं इसको वैसे ही एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि हम कह रहे हैं वेरिएशन, ठीक है। लाइक बिगेट लाइक येट द यंग वंस ऑफ सेम पेरेंट्स आर नेवर एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है ना। लिटिल बिगेट लिया है, कोई भी आप ले लो, इंडिविजुअल है, बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, उनमें डिफरेंसेस होंगे, उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है ना। यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है ना, आप देखोगे जो डिफरेंसेस होंगे, दीज डिफरेंसेस आर फाउंड विद यंग वंस, सेम एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं और उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेरी क्लियरली इट हैज़ बीन सेड दैट डिफरेंसेस that is found between young one, these are found between young one of same parents or various individuals and various individuals belonging, very important, various individual belonging to one species, ठीक है। तो व्हाट इज वेरिएशन? वेरी सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन यंग वंस ऑफ सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के बच्चे हैं लेकिन उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और वेरियस इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन सब में कोई समानता नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो बिल्कुल अलग हैं, दैट इज नोन एज वेरिएशन। हाँ, अब मुझे लगता है आपको टर्म समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल कैरियर ऑफ हेरिडिटी। इसके बाद आएगा फिजिकल, कौन, कहाँ पे है ये वेरिएशंस, कौन लेके जाएगा इस वेरिएशन को, तो हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। कौन कैरी करता है इसको, कहाँ है ये? तो गैमेट्स में। कहाँ है? गैमेट्स में, ठीक है ना। हम गैमेट्स की बात करते हैं तो स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म किस में? एनिमल्स में, ठीक है ना। मेल गैमेट की अगर हम बात करेंगे,
अगर हम मेल गैमेट की बात करेंगे तो क्या है, स्पर्म है। क्या है, स्पर्म है। ठीक है ना, मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है। तो ह्यूमन बीइंग में है। और अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन किस में, प्लांट्स में। और ये किस में है, एनिमल्स में। ठीक है, और इसमें हम ओवा और एग फीमेल में। ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, ओव्यूल्स इन प्लांट, फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो ये कैरेक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये कैरेक्टर्स की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से दिख रहा है। जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये गैमेट्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और फ्लावर में भी प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और ह्यूमन बीइंग में तो आपको पता ही है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ओवरीज में ओवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और प्लांट में तो आप देखोगे पोलन ग्रेन्स होता है मेल, और जो ओव्यूल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर कैरियर्स। ये हैं कैरियर्स जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। किसको कैरी करते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑस्ट्रिंग, पेरेंट्स से ऑस्ट्रिंग। फिर है मेंडलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल, हमने मेंडल को क्या किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम मेंडल्स को क्या बोल रहे हैं, ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमने मेंडल को कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं, थ्योरीज दी हैं, ठीक है, रिलेटेड टू जेनेटिक्स। तो हम जब बात कर रहे हैं ग्रिगोर मेंडल की, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, 1822 एंड 1884। ठीक है ना, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क। ठीक है, ये कहाँ के मॉन्क थे, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया प्लांट में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग किया दो प्लांट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। और इन्होंने कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक, और प्लांट भी कौन सा लिए, पी, मटर जिसे हम बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल साइंटिफिक नेम बोलते हैं हम, पाइसियम सटाइवम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और ये जेनरा है और ये स्पीसीज़ है, और इसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। और अगर आप इसको उस वैसे लिखोगे प्रिंटेड फॉर्म में तो इसको इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है ना, और 7 ईयर्स तक मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द गार्डन ऑफ द चर्च। ही मेंटेन्ड ऑल द रिकॉर्ड, ऑल द रिजल्ट, एंड एट लास्ट ही जनरलाइज्ड and put forward certain law of inheritance in 1866. Understood? What he did, he performed the certain experiments of hybridization for 7 years. He maintained a proper record for this result and then made certain generalization and put forward certain law of inheritance in 1866. Why? Now question arises, why Mendel? Why Mendel selected pea plant for his experiment? Now आपको दिख रहा है सही से, ये रहा, ठीक है ना। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसका पी प्लांट इसलिए इसने किया क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो और में नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, पहला, ठीक, पहला क्या था, ये पहला, ठीक है ना, वेराइटीज वर अवेलेबल हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मैनी वेराइटीज वर अवेलेबल। ठीक है ना, मैनी वेराइटी वर अवेलेबल हैविंग many
varieties were available having contrasting trait. ठीक है, बहुत सारे ट्रेट थे. अब कैसे थे ये ट्रेट? जैसे कि मैंने कहा पी प्लांट का हाइट टॉल वाले भी हैं, शॉर्ट वाले भी हैं. ठीक है, फ्लावर का कलर पर्पल भी है, वाइट भी है. ठीक है ना. जो उसका पॉड है, जो फली है, मटर की फली जो ग्रीन है या फिर येलो कलर की है. उसके जो बीज हैं, पॉड है, वो येलो है या फिर ग्रीन है. सीड कलर, सीड का जो शेप है वो राउंडेड है या रिंकल्ड है. जो पॉड है वो इस तरीके से फ्लैट है या फिर ऐसे कंस्ट्रक्टेड है. इसके लिए कंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज़ हुआ. इसके इन्फ्लेटेड वर्ड यूज होता है, इन्फ्लेटेड वर्ड. या फिर फ्लावर एक्सल में, एक्सल मतलब होता है ये लीफ है, यहाँ फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर फ्लावर टॉप में प्रेजेंट है. तो इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे. ठीक है ना. तो कितने थे? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ये सबसे पहला प्लांट की हाइट हम लेंगे तो टॉल हाइटेड पी प्लांट एज वेल एज ड्रॉप हाइटेड पी प्लांट वॉज देयर. ठीक है ना. और टॉल वाला डोमिनेंट था और ड्रॉप वाला रेसेसिव. डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को दिख रहा है, और रेसेसिव मतलब जो दब गया कैरेक्टर. ठीक है ना. फिर फ्लावर कलर क्या था? पर्पल था और वाइट था. पर्पल वाला ज़्यादा था, वाइट वाला कम था. पर्पल वाला डोमिनेंट था, वाइट वाला रेसेसिव था. ऐसे ही पॉड का जो कलर है, फली का जो कलर या तो ग्रीन है या फिर येलो है. ग्रीन वाला जो है आपका डोमिनेंट है, मोस्टली ग्रीन दिखाई देगा. येलो वाला रेसेसिव है, कभी कभी दिखाई देगा. सीड का जो कलर है, जो बीज है इसके अंदर, मटर का जो बीज है वो येलो है या फिर ग्रीन है. फिर इसका जो शेप है या फिर राउंड है बीज का शेप, या फिर सीड का जो शेप रिंकल्ड है ऐसे. ठीक है ना. या फिर रिंकल्ड है ऐसे, या फिर मैंने कहा ग्रीन है या फिर येलो है. ठीक है ना. डोमिनेंट में यहाँ आ जाएगा, रेसेसिव में येलो आ जाएगा. या फिर राउंड है, राउंड मतलब डोमिनेंट है, मोस्टली राउंड दिखाई देगा. या फिर रिंकल्ड है, थोड़ा सा खुजमुजा सा रिंकल्ड उसे बोलते हैं कि श्रिंक सा हो रखा है. ठीक है ना. पॉड का शेप है, इसको इन्फ्लेटेड बोलते हैं या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड है. ये वाला इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट है, मोस्टली दिखाई देगा. फ्लावर या फिर मैंने कहा ये स्टेम है और ये लीफ के बीच से फ्लावर आ रहा है, एक्सल में या फिर टॉप में. टॉप मतलब टर्मिनल में. तो दीज आर द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा लिया, पाइसम सटाइवम लिया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है ना. एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने क्या लिया? मटर लिया. तो ये देखो, मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट? बिकॉज मैनी वेराइटीज वर अवेलेबल हेयर, अवेलेबल हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बता दिया मैंने आपको. देन वेराइटी वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म दैट ब्रीड ट्रू. ठीक है ना. तो प्योर फॉर्म में वेराइटीज अवेलेबल थी. क्या कहेंगे हम? वेराइटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म दैट ब्रीड ट्रू. ठीक है ना. डायरेक्ट ब्रीड ट्रू मतलब जो उसका जो प्रोडक्शन होगा विल बी सेम टाइप ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है. दे प्रोड्यूस द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर, उसी टाइप का जनरेशन, हर जनरेशन में उसी टाइप का इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा. दूसरा थर्ड वन है सेल्फ पॉलिनेटेड. मतलब इसमें इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है फॉर पॉलिनेशन. वाई? बिकॉज द फ्लावर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है. इसमें आपको इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पॉलिनेशन के लिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है ना. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी, इसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन. ठीक है ना. क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन प्रिवेंटिंग, क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन आर्टिफिशियली बिकॉज द साइज ऑफ द फ्लावर इज वेरी कन्वीनियंट. ठीक है. आप खुद भी क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो. किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन, इसमें से आप एंथर निकाल दोगे. आपने 2 फ्लावर लिया, सपोज आपने 2 फ्लावर लिया, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है. 2 फ्लावर लिया. ठीक है ना. इस तरीके से आपने 2 फ्लावर लिया, ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है. ठीक है. आप क्या करोगे? इसका यहाँ से क्या करोगे? मेल पार्ट निकाल दोगे.
अब ये ऐसा हो जाएगा, फीमेल पार्ट ही रह जाएगा। फिर दूसरा पोलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर के जो आपको चाहिए उसका जो पोलन ग्रेन है आप यहाँ पे स्टिग्मा में क्या करोगे, स्प्रेड करोगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियली हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो फ्लावर का जो साइज़ है, ठीक है, हम क्यों हो सकता है, क्योंकि जो क्रॉस पोलिनेशन क्यों हो सकता है, जो फ्लावर का जो साइज़ है वो क्या कन्वीनियंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है और उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, क्रॉस पोलिनेट कर सकते हो। और जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, मटर का जो पौधा है, पाइसम सटाइवम है, उसका जो रिप्रोडक्टिव जो स्पैन है, ठीक है ना, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी, ठीक है ना, ख़त्म हो जाता है। और साल में आपको 2 बार वो क्रॉप आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो साल में आपको 2 बार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने, हाँ, जैसे कि आम का पेड़ होता है, आपने लगा दिया और इतने सालों बाद फल आएगा, उसका दूसरा जनरेशन देखते तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। अब मेंडल ने तो 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो हर 6 महीने में उससे रिजल्ट आए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा कि साल में 2 बार हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट करेगा उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक रहा होगा अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, ऑब्जर्वेशंस को लेकर और कंक्लूजन को लेकर। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट। रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट वॉज वेरी स्मॉल, तो उसने कौन सा मटर का पौधा लिया, ठीक है ना। फिर एक और कैरेक्टर्स था, सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग द क्रॉसपोलिनेट रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने कहा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हम कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, हम इसको सेल्फ पॉलिनेट, जैसे अब पोलन ग्रेन यहाँ से अगर यहाँ से पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो हम इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम एंथर को यहाँ से निकाल देंगे, जो एंथर ही नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग द कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अंडरस्टूड। सो वाई मेंडल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसने देखा कि देयर वर मेनी वेराइटीज वर अवेलेबल हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। Second is that varieties were available in the pure form that breed true, means that produce same type of generation after generation. They are self pollinated because they are bisexual flower, ठीक है ना, उसी में मेल और फीमेल अब जो पार्ट है वहीं प्रेजेंट है। वी कैन क्रॉस पॉलिनेशन कुड बी डन, हम खुद ही क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियली, बिकॉज द साइज ऑफ द फ्लावर इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड द रिप्रोडक्टिव स्पैन इज़ वेरी स्मॉल। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इट कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग द रिप्रोडक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. So these were the features due to which Mendel selected the Pisum sativum for his experiment. Understood? Now there are certain terminology. When we are talking about the genetics, first of all these terminology should be clear to us. ठीक है ना, जब तक हमें टर्मोलॉजी क्लियर नहीं होगी हम जेनेटिक्स नहीं समझ पाएंगे. सबसे पहले जो टर्मोलॉजी है दैट इज फैक्टर्स. ठीक है ना, फैक्टर्स को जीन्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जीन्स. ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? जीन्स भी बोलते हैं. तो व्हाट आर फैक्टर्स? फिजिकल, डिस्क्रीट, डेफिनेट, स्टेबल बॉडीज दैट कैरीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है ना, मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ. दीज आर फिजिकल, डिस्क्रीट, डेफिनेट, स्टेबल बॉडीज दैट कैरीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, जो कि कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाता है. और जॉनसन ने, ठीक है ना, एंड जॉनसन in 1909 gave the term gene, to these factors. So what are their function? The function of the factors, they carry the characters from the parent to the offspring. ठीक है ना. फिर आया एलीज और एलियोमॉर्फ. दूसरा कैरेक्टर है आपका एलीज और एलियोमॉर्फ. क्या है?
मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली। हाँ, दूसरा कैरेक्टर है एलीज, ALL, एली और एलियोमॉर्फ्स। क्या है ये? दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कौन सा फॉर्म है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कोई फिलअप्स में आ जाता है, दीज आर, या फिर वन वर्ड में आ जाता है, ठीक है ना। दीज आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, these are alternative forms of gene occupying same position, एक साथ ही है आसपास, सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस, ऑन होमोलोगस chromosome and affecting the same कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने कहा हाइट, है ना, हमने कहा हाइट, तो हाइट के लिए दोनों होगा, टॉल भी होगा और शॉर्ट भी होगा, दोनों के लिए होगा। वो डिपेंड करेगा कि जो डोमिनेंट है वो दिखाई देगा, जो डोमिनेंट रिसेसिव है वो दिखाई नहीं देगा, वो क्या करेगा, अपने आप कंसील कर लेगा, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर्स बट इन टू ऑल्टरनेटिव वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कैरेक्टर इफेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव वेज में इफेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल वन एलीज है for gene for color of hair produce black hair, ठीक है। कैसा हेयर प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लैक। कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लैक, एक एलीज। एंड अनदर एलीज produces ब्राउन हेयर, ठीक है ना। अनदर एलीज कौन सा हेयर प्रोड्यूस कर रहा है? ब्राउन हेयर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्युपाइंग सेम पोजिशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दे आर ऑक्युपाइंग द सेम पोजिशन, ठीक है ना। दे आर ऑक्युपाइंग द सेम पोजिशन इन द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर बट इन टू ऑल्टरनेटिव वेज। फॉर एग्जाम्पल वन एलीज, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हेयर को कैसा कलर दे रहा है? ब्लैक दे रहा है। और दूसरा एलीज हेयर को कैसा कलर दे रहा है? ब्राउन कलर, इट इज गिविंग ब्राउन कलर टू द हेयर। दोनों हेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर एक ब्लैक कलर दे रहा है, दूसरा ब्राउन कलर दे रहा है। दीज आर नोन एज एलीज और एलियोमॉर्फ। इन्हें एलीज बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? एलियोमॉर्फ बोलते हैं, ठीक है। फिर आया ठीक, फिर आया आपका यहाँ पे होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस है प्योर ब्रीडिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग। एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंडिविजुअल विद बोथ in which both the factors or gene controlling one characters are similar. Again repeating, individual in which both the factors, दोनों factors और gene controlling one character, एक character को control कर रहे हैं, they are similar. For example, मैंने कहा capital T, both of them are same, similar. Dominant को represent कर रहा है, capital T किसको? dominant है, जो दिखाई देगा। फिर स्मॉल टी ये टॉल बता रहा है, लेकिन क्या है? ये होमोजाइगस है, प्योर है, होमोजाइगस है। क्यों? दोनों कैपिटल टी टॉल है। स्मॉल टी ये रेसेसिव है। ये स्मॉल टी किसे बता रहा है? ये भी होमोजाइगस क्या है?
ड्रॉफ है। ये होमोजाइगस क्या है, टॉल है, एक जैसा है, ठीक है। आर आर, ठीक है ना। मैंने कहा होमोजाइगस रेड है, होमोजाइगस रेड है, आर आर, ठीक है। होमोजाइगस इसमें रेड है तो ये होमोजाइगस वाइट। तो इस तरीके से प्योर है, ये होमोजाइगस है, एक जैसा है, ठीक है ना। नाउ हेट्रोजाइगस, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड बोलते हैं। टू इन विच इंडिविजुअल इन विच टू फैक्टर्स और जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स आर डिसिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, लाइक दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर, लाइक दिस, ठीक है ना। तो व्हाट इज हेट्रोजाइगस, इट इज अ हाइब्रिड। दिख रहा है आपको, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है। तो वन कैरेक्टर आर डिसिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग, एक कैरेक्टर क्या है उससे डिसिमिलर, एक जैसा नहीं है। देखो एक टी है कैपिटल है और एक टी स्मॉल है, तो ये हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कैपिटल टी है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये होमोजाइगस है, ये प्योर है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हाइब्रिड है, ठीक। फिर आया डोमिनेंट एलीज, डोमिनेंट। Now, in heterozygous condition, we are talking about dominant alleles. In a heterozygous condition, the alleles will express itself morphologically. ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलीज अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मॉर्फोलॉजी एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम जो दिखाई दे रहा है, हमने कहा टॉल है, दिख रहा है ना, टॉल है। हम बोल रहे हैं शॉर्ट है, दिख रहा है छोटा है। तो जो अपने आप को क्या कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस कर रहा है, इज कॉल्ड डोमिनेंट एली। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है। आपके पास सपोज फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल हो गए, तो सारे टॉल दिख रहे हैं ना, तो टॉल क्या डोमिनेंट है, मॉर्फोलॉजिकली सारे टॉल है, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर टॉल, ठीक है, सारे टॉल है, एक भी नहीं सारे टॉल है। तो क्या है, क्या बता रहा है, डोमिनेंसी बता रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट द एलीज विच एक्सप्रेस इटसेल्फ मॉर्फोलॉजिकली, अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस कर रहा है। आप काउंटिंग करोगे, मॉर्फोलॉजिकली काउंट कर रहे हो तो टॉल वाले ज़्यादा हैं, तो वो डोमिनेंट है, ठीक है ना, डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कोई एलीज अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस कर रहा है एंड इज डोमिनेंट, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस ऑफ पी प्लांट, मटर का जो पौधा है उसको क्रॉस करोगे तो पहले जनरेशन में सारे टॉल आएंगे। तो क्या बता रहा है ये, हेट्रोजाइगस है, पहले जनरेशन में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, हेट्रोजाइगस है, और सारे क्या हैं, टॉल हैं, सारे क्या है, टॉल, क्योंकि टी क्या है, डोमिनेंट है। एक भी कैपिटल टी आ जाएगा वो डोमिनेंट है, मतलब स्मॉल टी जब वो